charge. The separation between the two atoms of HCl is 1.0 into 10 power minus 10 मीटर. ठीक है जी. HCl की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनको ब्रेक करती हूँ तो H प्लस और ये हो जाता है Cl माइनस. ठीक है, तो ये दो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट. क्या होगा यहाँ पे, इनको बोला, यहाँ पे बोला गया है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे गए हैं जिनके बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी, 10 इंटू 10 पावर 10 इंटू माइनस 10 पावर. ठीक है, ये हो गया. ये तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है. ठीक है जी, हमसे पूछा है कि ये चार्ज Q जो होगा वो कितना होगा, और डाइपोल मोमेंट जो है वो इन दोनों के बीच में कितना दे रखा है, 3.4 दे रखा है. डाइपोल मोमेंट यानी कि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. ठीक है, तो यहाँ पे P बाय 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और यही Q की वैल्यू हमको चाहिए. P हमें दे रखा है बेटा कितना, 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर, और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस, एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है कितनी, 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर. तो यहाँ पे हमने 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर जब रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, चार्ज की. ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया हमने यहाँ से, तो ये हो गया 3.Q इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलम. ये आ गया जी हमारा आंसर. इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है. चेक कर लेते हैं एक बार, देखो जरा, ये हमें दे रखा है. ठीक, तो हमने वैल्यूज निकाली है किसकी, वैल्यू निकाली किसकी, Q की, चार्ज की वैल्यू निकाल ली है जो कि आ रही है 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलम आ रही है कुछ कुछ ऐसी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है जो कि बिल्कुल सही आंसर है. 3 charges are arranged on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Find the magnitude of the dipole moment of the combination. क्वेश्चन में 3 चार्जेस दे रखे हैं बेटा, -Q, 2Q एंड -Q, जो कि कहाँ रखे हुए, वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैं बात करूं तो यहाँ पे तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, और तीनों का जो एंगल होता है, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 60 डिग्री होते हैं. ठीक है जी, हमसे पूछा गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट पूछा गया है. तो डाइपोल मोमेंट होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हमको वैसे दिख नहीं रहे, ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल तो है बट अपोजिट नहीं है, ये चार्ज और ये चार्ज अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है. तो इक्वल और अपोजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्लस Q इधर कर दिया और एक प्लस Q इसके लिए कर दिया. एक डाइपोल बना हमारा ये वाला, ठीक है, और एक डाइपोल बन गया हमारा ये वाला. ठीक है, अब ये इस तरीके से बन गया बेटा, एक इधर है और एक इधर है, तो इन दोनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो किधर की तरफ आएगा, हम जानते हैं इस वाले की जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस से प्लस की ओर, इस वाले की जो डायरेक्शन होगी वो भी होगी माइनस से प्लस की ओर. दोनों में चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है और दोनों में जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सेम होंगे बट डायरेक्शन इनकी सेम नहीं होगी. मान लेते हैं ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, P2 हो जाएगा इधर और P1 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री. और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का नेट निकालने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर मुझे पी नेट पूछा गया है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया तो वो होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा. P1 और P2 का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो यहाँ पे क्या है, बराबर है, P के बराबर, जो कि कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस A हमें मान लेते हैं A है और दोनों चार्जेस कितने हैं, QQ है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q इंटू A. ठीक है जी, ये आ गया. अब और थीटा कितना दे रखा है दोनों के बीच का, 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है. तो सॉल्व करते हैं, आ जाओ अपने क्वेश्चन को. ये कुछ इस तरीके से देखो, बिल्कुल सही. तो P की वैल्यू निकाली हमने कितनी, QD, D यहाँ पे अज्यूम कराया हमने, उधर A अज्यूम करा था डिस्टेंस को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, D अज्यूम करो आप, A अज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे D अज्यूम करा हुआ है, थीटा दे रखा है यहाँ पे दोनों के बीच में 60 डिग्री, फॉर्मूला लगाया हमने सेम वही वाला. तो यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू रखूंगी P नेट के अंदर तो ये हो जाएगा कितना, QD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर प्लस 2QD इंटू QD इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि 1 cos 60 डिग्री, cos 60 1/2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा √3Q स्क्वायर D स्क्वायर. तो आंसर आ गया √3QD.
ये हुआ इस कॉम्बिनेशन का नेट डाइपोल मोमेंट। चेक कर लेते हैं, देखो जरा, बिल्कुल आ रहा है आंसर। ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। Charges are placed on corners of the square of side A as shown in the figure. Find the magnitude of the net dipole moment. हमसे नेट डाइपोल मोमेंट का क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है बेटा। और हमें चार चार्जेस दे रखे हैं, जो कि कहाँ रखे हुए हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो और स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है कितना, ए दे रखी है। तो सबसे पहले बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस जब होते हैं, जैसे कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है मान लेते हैं 2a है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें यहाँ पे बतानी पड़ती है। डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। हमसे तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है इस पूरे सिस्टम के नेट डाइपोल मोमेंट का। तो भला वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें हम यहाँ पे, तो ये एक माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है और प्लस 2q यहाँ पे रखा हुआ है। इस लाइन पे डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस क्यू इधर और प्लस क्यू ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू एक आ जाएगा और एक आ जाएगा माइनस 2q, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीन डाइपोल्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये, एक बन रहा है हमारा ये, और एक बन रहा है हमारा ये वाला, ठीक है जी। तो तीन डाइपोल बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें से दो है वाई डायरेक्शन में और एक है हमारा एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शंस भी देख लेते हैं, माइनस क्यू ऊपर है, प्लस क्यू नीचे है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी वो किधर होगी, सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन मैंने उल्टा लिख दिया है, डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे होगी माइनस से प्लस की ओर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी हमारी इधर से इधर, माइनस से प्लस, और यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी हमारी माइनस से प्लस, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तीन डाइपोल्स बन रहे हैं बेटा हमारे पास इस तरीके से। अब अगर मैं इनका नेट निकालना चाहूंगी, देखो ये साइड है ए, ये साइड है ए और ये साइड है ए, तो मैं अगर P1 की बात करूं, देखो P1 लिख रही हूं मैं, तो जा रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसका डाइपोल हो जाएगा Q इंटू ए, किस डायरेक्शन में, माइनस जे, किस डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर P2 के लिए लिखती हूं, तो P2 क्या हो जाएगा, P2 भी हो जाएगा हमारे पास कितना, Q इंटू ए, किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप, ठीक है। और P3 अगर मैं लिखती हूं, तो P3 लिखूंगी मैं, जा रहा है प्लस वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा बेटा 2q, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, अभी यहाँ पे q नहीं, क्या है 2q है, तो 2q इंटू ए, और किस डायरेक्शन में आ जाएगा, जे डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेट अगर निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा नेट, पी नेट इज इक्वल टू P3 माइनस P1 जे कैप माइनस P2 आई कैप। क्या यही आएगा, इन तीनों को अगर हम पी नेट में पुट करेंगे तो अब बस वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। देखो P3 की वैल्यू क्या है, P3 की वैल्यू है पी नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2QA माइनस P1 कितना, QA जे कैप, ठीक, माइनस QA आई कैप, ये आ रहा है जी, ठीक है। वैल्यूज रखी तो हमारे पास पी नेट की जो वैल्यू आ गई, पी नेट की वैल्यू आ गई QA जे कैप माइनस QA आई कैप। अब हमें तो क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो इसका वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पी नेट का जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी बेटा QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर, यानी कि √2 QA, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। चेक कर लेते हैं, देखो जरा, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। Find the net electric field. What do we have to find? The net electric field at an axial point P of a dipole. ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम, ठीक है। हमें क्या पता करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है एट अ पॉइंट P, एट एन एक्सियल पॉइंट P, ठीक है, एक्सिस पे रखा हुआ है, तो एक्सियल पॉइंट P ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, डायपोल की बात हो रही है एज शोन इन द फिगर। आप लोगों ने डायपोल के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, तो यहां पे हम फॉर्मुलेस का यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल अलोंग अ एक्सियल लाइन, अलोंग अ एक्सियल लाइन का यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। चलो करते हैं। दिस इज अ डायग्राम गिवन टू अस। एल की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है, 1 मिलीमीटर दे रखी है, ठीक है। ये डिस्टेंस दोनों बीच के डायपोल में जो हम लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी 2L, 2L होता है, ठीक है। अब यहां पे बोल रखा है x इक्वल्स टू 5.01, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू x की है यहां से लेकर यहां तक। q कितना दे रखा है, 10 नैनोकूलम, 10 नैनोकूलम। चलो यूज करते हैं। ये क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the formula of electric field due to a dipole along axial line, ठीक है। along axial point P लिख लो। ये फॉर्मूला होता है 2kp by r cube, k stands for your 1 by 4 by epsilon naught, ठीक है। चलो अब वैल्यूज रखते जाते हैं, ठीक है। q p क्या होता है, दैट इज q इंटू 12, q इंटू 12, ठीक है। ये इसका होता है, फॉर्मूला होता है q इंटू 12, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सिंबल होता है p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का सिंबल होता है p, छोटा p इज इक्वल्स टू q इंटू 12 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहां पे बात कर रहे हैं p इज इक्वल्स टू q इंटू 12, तो p की जगह में q इंटू 12 रख दिया, ठीक है। दैट कम्स आउट टू 4k l अपॉन x क्यूब, ठीक है। यहां पे अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, जो भी मेरे पास वैल्यूज है ये सारी, ठीक है। कितनी आ रही है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल कम्स आउट टू बी 9 इन 10 टू पावर 9, ये वैल्यू यहां पुट करूंगा और बाकी जो वैल्यूज मुझे यहाँ पे गिवन है नैनोकूलम कन्वर्ट करूंगा 10 इन 10 टू पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करा, दैट कम्स आउट टू बी कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग एक्सियल पॉइंट P, कितना आ रही है 2.88 इन 10 टू पावर -3 न्यूटन पर कूलम, 2.88 इन 10 टू पावर -3 न्यूटन पर कूलम। लेट्स चेक इट वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। Yes, the option D is correct. That is 2.88 in 10 to the power -3 Newton per Coulomb. Two charges each of 1 microcoulomb. ठीक है, what we have with us two charges. हर एक का चार्ज कितना रखा है 1 माइक्रोकूलम, बट अपोजिट इन नेचर, दोनों का नेचर अपोजिट है, और 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कितने दूर है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल इज, ठीक है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल। तो यहां पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग एक्सियल पॉइंट। तो यहां P मान रखा है, तो एक्सियल पॉइंट P क्या होती है, देखिए हम लोग किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स गिवन टू अस। Q की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोकूलम सॉरी, क्या दे रखी है 1 माइक्रोकूलम दे रखी है, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा। x 10 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे, ठीक है, कन्वर्ट करके 10 टू पावर -1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर से मिड पॉइंट से देखें तो ये L डिस्टेंस दूर है और ये भी L डिस्टेंस दूर है। अब ये दोनों डाइपोल हैं तो ये कितना होते हैं 2L होता है, ठीक है, 2L। तो 2L comes out to 10 to the -2 meter. Let's use the formula. This is the formula we are going to use. Net electric field. This is net electric field
या डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं इसको मैं, ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, along the on the axial line of dipole कितनी है मेरे पास, E is equals to 2kp x upon x square minus l square ब्रैकेट का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे इसकी, ठीक है, k क्या होता है, k is 1/4 pi epsilon naught, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9 होती है, x की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है, ठीक है, p निकाल सकते हैं, p क्या होगा, दैट इज q इंटू 12, q इंटू 12 होगा, ठीक है, q इंटू 12 होगा, तो वैल्यूज निकाल सकते हैं, p की वैल्यू, ठीक, p की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट कम्स आउट टू बी योर, x की वैल्यू कितनी 10⁻⁻1, ठीक है, 12 की वैल्यू ऑफ दिस तो ये है, ठीक है, और आपकी q की वैल्यू 10⁻6, 10⁻6 10⁻2 इज योर p, 10⁻6 इंटू 10⁻2 कितना आ रहा है, 10⁻8 कूलम मीटर, ठीक है, इसको यहां रख देते हैं, वैल्यूज रखी मैंने यहाँ पे, वैल्यू रखने के बाद मुझे E की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, 18 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल कितनी होगी, 18 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, तो लेट्स चेक वेदर वी आर राइट और रॉन्ग. Yes, the option A is correct. That is 18 into 10⁻4. What is the magnitude of electric field intensity? What is the magnitude of electric field intensity due to a short dipole? Due to a short dipole of moment of magnitude 2 into 10 to the power -8 coulomb meter. ठीक है, तो ये छोटे p की वैल्यू दे रखी है मुझे. At a point 1 meter from the center. At a point 1 meter from the center, ठीक है, of the dipole. When the line joining the point to the center of the dipole makes an angle 60 degree. So as you can see, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री with the dipole axis. ठीक है, तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. चलो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं. ये डायग्राम हमें दे रखा है, P की वैल्यू हमें गिवन है 2 into 10⁻8 कूलम मीटर, थीटा 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है. We are going to write the equation for electric field due to a dipole along any point, ठीक है, देखते हैं. along any point in space, this is electric field due to a dipole at general point P in space. क्या आएगा, E is equals to kp upon x cube under root 1 minus 3 1 plus under root 1 plus 3 cos square theta. ठीक है, इसका डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है. अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 रखनी है, k की वैल्यू रखनी है, p की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना. तो लेट्स डू इट. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रखी मैंने, e की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ रही है आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 180 अंडर रूट 7/4. उसको फर्दर सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करने के बाद e की वैल्यू कितनी आ रही है 238 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, 238 न्यूटन पर कूलम. तो लेट्स चेक वेदर वी आर राइट और रॉन्ग. Yes, the option D is correct. That is 238 Newton per coulomb. क्या देता है क्वेश्चन, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, लोकेटेड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी. ओपी, ठीक है, ओपी जो बना रखा है हमने, इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी. और चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी, रखा हुआ है भाई, वेयर ओपी इज इक्वल टू वाई. ओपी की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी है, वाई के, एंड वाई इज ग्रेटर देन 2a. वाई जो है वो 2a से बहुत बड़ा है. ठीक है, द चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F. वो चार्ज क्यू जो रखा हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F
महसूस कर रहा है वहां पे। इफ क्यू इज नाउ मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं जो इक्वेटोरियल लाइन बोली गई है यहां पे उसको चार्ज को मूव करता हूं, ठीक है, इफ क्यू बड़ा क्यू इज मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन टू पी डैश, अब मैं उसको उठाकर पी से उठाकर उस चार्ज को पी डैश पे ले आऊं सच दैट ओपी डैश इक्वल टू वाई बाई थ्री। तो जो ओपी डैश है वो कितना दे रखा है, वाई बाई थ्री दे रखा है। बढ़िया, मुझे क्या पता करना है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू विल बी क्लोज टू, ठीक है, विल बी क्लोज टू, और अज्यूम भी करना है कि y बाई टू इज ग्रेटर देन 2a, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या आएंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो लेट्स देखें कि हम लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ डायग्राम गिवन टू अस, और अब मैं इसको P से उठाकर P डैश पे लेकर आऊंगा, जिसकी OP डैश की वैल्यू कितनी की, y बाय 3 मुझे क्वेश्चन में गिवन है। OP कितना दे रखा है, y दे रखा है। देखें सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्वेटोरियल एक्सिस की, ठीक है, एक्सियल लाइन की, इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, KP बाय एक्स क्यूब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल along इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल लो, इक्वेटोरियल एक्सिस बोल लो, ठीक है। तो क्या होता है KP बाय एक्स क्यू, P क्या होता है Q इंटू टू ए, ठीक है, यहां रखा मैंने, इसकी जगह रखूंगा अगर मैं इसमें रखूंगा अभी तो K Q 2a अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इस तरह आ जाएगा 2KQA अपॉन वाई क्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, y के बराबर, x क्या माना मैंने, y, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मुझे निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q, फोर्स ऑन चार्ज Q निकालते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, QE की वैल्यू मैंने यहां रख दी, ठीक है। तो क्या आ गया, 2K बड़ा Q इंटू छोटा Q इंटू A अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। अब मैं उस चार्ज को उठाकर ले जाता हूं P डैश पे ले जाता हूं, और फिर से इसी फॉर्मूले से इसकी पता करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मुझे बोल रखा है x इज इक्वल टू क्या है, y बाई 3, यानी ये OP डैश कितना था, y बाई 3, पुट करा, E डैश निकाला, ठीक है। सेम KP बाय एक्स क्यूब से निकालूंगा, इसी इक्वेशन का यूज करूंगा, पुट करा, x की जगह y की जगह पुट कर दिया, y बाई 3 का होल क्यूब हो गया, कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब कितना 27 होता है। इसको सॉल्व करा फर्दर, फिर से फोर्स निकाली, फोर्स ऑन चार्ज क्यूब, कब, जब वो P डैश पे आ गया, ठीक है। P से उठा के क्या लिया है, P डैश पे लिया है, तो मुझे फोर्स का पता करना था, पता करते हैं फोर्स, तो F डैश बोल दिया उस फोर्स को, तो F डैश इक्वल्स टू Q E डैश, E डैश कितना है 27 इंटू 2KQA अपॉन वाई क्यूब, पुट करा, वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे ये पता चला कि F डैश जो है वो 27 ऑफ F है, ठीक है। जो ओरिजिनल फोर्स थी और जो फोर्स आई है P डैश पे जो चार्ज महसूस कर रहा है वो F डैश जो है 27 ऑफ F है। लेट्स चेक इट वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। यस, द ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 27 F। एट अ फार अवे डिस्टेंस R, ठीक है, बहुत दूर, एट अ फार अवे डिस्टेंस R अलोंग द एक्सिस, अब बात यहां पे क्लियर कर दी, कहां, अलोंग द एक्सिस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, ठीक है। अलोंग द एक्सिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तो क्या है, E है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2R अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहां पे दो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, एक तो अलोंग एक्सियल लाइन, दूसरा अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में जो R की वैल्यू है वो 2R है, उसी के वो 2R रख के ही हमें उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, यू कैन सी, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन क्या होता है, 2kp अपॉन r क्यूब, ठीक है, क्या होता है 2kp अपॉन r क्यूब। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, kp अपॉन r क्यूब, kp अपॉन r क्यूब। इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करा। डिवाइड करने से पहले यहां पे मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है डिवाइड नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहाँ पे E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्टेंस कितना 2R हो जाता है, तो वैल्यूज रखी मैंने यहाँ पे। अब मुझे रिलेशन निकालना है ना, मुझे रिलेशन निकालना है इसका और इसके बीच का,
तो मुझे डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है। पहले डिवाइड नहीं करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं दोनों को, ठीक है, इसको ई डैश बोला, इसको बोलता हूं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। तो वी गोइंग टू डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो क्या हो गया, ई डैश अपॉन ई इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp नहीं kp अपॉन 8r क्यूब, ठीक है। ई डैश की वैल्यू क्या है, k, ये क्या होता है, k होता है, ये p अपॉन 8r क्यूब अपॉन अपॉन ये कितना हो गया 2kp अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब। तो kp गया, आर क्यूब गया, क्या बचा 8 भी कहां चल जाएगा नीचे, ठीक है, 8 कहां चल जाएगा नीचे, तो ये हो गया ई डैश अपॉन ई इज इक्वल्स टू 1/16। तो ई डैश विल बी कम्स आउट टू बी e/16, e/16। तो लेट्स सी वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। अब यह माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, इसलिए बिकॉज यहां पे नेगेटिव आ रहा है, दिस इज -e/16। अ वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, अब देख सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, बहुत छोटा है, along the x axis at the origin oh a point p is at a distance 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पॉइंट p रखा हुआ है, यहां पे कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है यहां से, o से, फ्रॉम दिस ओरिजिन, सच दैट OP मेक्स एन एंगल π/3। तो OP ने क्या एंगल बना रखा है, π/3 बना रखा है विद द एक्स एक्सिस। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, with the electric field at P makes an angle theta with the x axis, ठीक है, ये बना रखा थीटा एंगल, यानी थीटा एंगल makes an angle theta with the x axis, वैल्यू ऑफ थीटा वुड बी, ठीक है, थीटा वुड बी। तो आप देख सकते हो यहां पे एक एंगल अल्फा भी है और ये π/3 है, तो ये भी कितना होगा π/3। तो यहां इसको देख के मुझे पता चलता है थीटा जो है वो अल्फा प्लस π/3 होगा, थीटा जो है वो कितना होगा, अल्फा प्लस π/3 होगा, ठीक है, कितना होगा, अल्फा प्लस π/3। ओके, चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। अब यहां से मुझे डायग्राम से एक चीज पता चल रही है, ये जो है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें दे रखा है, ठीक है, डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब मैं यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में तोड़ूंगा, ठीक है, इन दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो एक का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये हो गया ई कॉस अल्फा, क्योंकि ये इसके साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। और एक जो है वो इधर बनेगा, वो कितना होगा, ई साइन अल्फा, ई साइन अल्फा, ठीक है, ई साइन अल्फा, ठीक है। तो एक हो गया, अब यहां पे हम ये हो गया ई कॉस अल्फा, एक हो गया ई साइन अल्फा, इन दोनों की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। मुझे यहां से पता चलता है थीटा जो है वो अल्फा प्लस π/3 के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ई साइन ई कॉस अल्फा, ई कॉस अल्फा। अब जो ई कॉस अल्फा है वो ई कॉस अल्फा क्या है, दैट इज 2kp cos 60, 2kp cos 60, ठीक है, 2kp cos 60 अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। ई कॉस अल्फा जो मुझे निकालना है वो कितना होगा, 2kp cos 60 अपॉन आर क्यूब। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अलोंग एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या होगी, ई साइन अल्फा निकालना है मुझे, ई साइन अल्फा क्या होगा, दैट विल बी kp साइन 60, एंगल कितना है, π/3 यानी पाई स्टैंड फॉर 180, 180/3 विल बी 60 डिग्री, कितना आ रहा है, आर क्यूब। ये सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है। और थीटा क्या है, π/3 प्लस अल्फा के बराबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब मैं इन दोनों
along एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या होगी, ई साइन अल्फा निकालना है मुझे। ई साइन अल्फा क्या होगा, दैट विल बी के पी साइन 60। एंगल कितना है, पाई बाय थ्री यानी पाई स्टैंड फॉर 180, 180 बाय 3 विल बी 60 डिग्री। कितना आ रहा है, आर क्यूब। ये सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है, और थीटा क्या है, पाई बाय 3 प्लस अल्फा के बराबर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट डिवाइड करता हूं। ठीक है, ये हो गया ई साइन अल्फा अपॉन ई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 के पी साइन 60, के पी साइन 60 अपॉन आर क्यूब अपॉन 2 के पी कॉस 60 अपॉन आर क्यूब। ये कटा, ये कटा, आर क्यूब गया, आर क्यूब गया, ई कट गया, ये क्या बचा, टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेन 60। अब 60 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी 10 अल्फा क्या आ गया, 1/2 10 पाई बाय 3। ये रहा हमारे पास। ठीक है, दिस इज द गिवन थिंग टू अस। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ 10 पाई बाय 3। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं अल्फा क्या है, अल्फा इज 10 इनवर्स 1/2 10 पाई बाय 3, 1/2 10 पाई बाय 3। ठीक है, ये अल्फा निकल के आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 10 पाई बाय 3 कितना होता है, 10 पाई बाय 3 इज 1060। ठीक है, 1060 की वैल्यू रखेंगे मेरे पास, तो 1/2 इंटू, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, दैट इज योर अल्फा। तो अल्फा कितना आ रहा है यहां से सॉल्व करने के बाद, दैट इज 10 इनवर्स रूट 3/2। यहां से अल्फा कितना आ रहा है, 10 इनवर्स रूट 3/2। इस अल्फा की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, यहां पुट कर देता हूं। तो थीटा कितना निकल के आ रहा है मेरा, दैट इज पाई बाय 3 प्लस 10 इनवर्स रूट 3/2, पाई बाय 3 10 इनवर्स रूट 3/2। So let's check it whether we are right or wrong. Yes, the option B is correct. Pi by 3 plus 10 inverse root 3/2. A boat is traveling in a river with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक रिवर में बोट ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, flowing with a speed of 2 meter per second. From this boat, a sound transmitter is lowered into the river. ठीक है, रिवर के अंदर है, थ्रू अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है उसको। ठीक है, ट्रांसमीटर है। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर इनसाइड द वाटर इज, वाटर के अंदर ट्रांसमीटर से जो आवाज निकल रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 14.45 मिलीमीटर। ठीक है, 14.45 मिलीमीटर आप देख सकते हो डायग्राम में। अज्यूम दैट एटेन्यूएशन ऑफ साउंड इन वाटर एंड एयर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, एटेन्यूएशन जो है वो नेग्लिजिबल, मान लिया पानी और हवा दोनों में। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय अ रिसीवर केप्ट अंडर वाटर। ठीक है, रिसीवर भी कहां रखा हुआ है, अंडर वाटर रखा हुआ है। तो जो फ्रीक्वेंसी वो डिटेक्ट करेगा वो मुझे निकालनी है अंडर वाटर डाउन स्ट्रीम। बल्क मॉडुलस दे रखा है मुझे वाटर का 2.088 इंटू 2.9 पास्कल। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके ऑप्शंस देखें, दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस, इनमें से आंसर हमारा मैच करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ वेलोसिटीज हमने मान ली। ठीक है, गिवन क्या है, यू क्या है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। यू स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ बोट, दिस इज स्पीड ऑफ बोट, दिस इज स्पीड ऑफ बोट। W क्या है मेरा, स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है वेवलेंथ है। चलो ये चीजें मैंने डिफाइन कर दी। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनसाइड द वाटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनसाइड द वाटर निकालता हूं। ठीक है, दैट कैन बी फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ V इक्वल्स टू अंडर रूट K बाय रो, K बाय रो। चलो देखें क्या आ रहा है, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट K बाय रो। ठीक है, अंडर रूट K बाय K स्टैंड्स फॉर बल्क मॉडुलस,
के यहां पे माना गया है बल्क मॉडुलस, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है, 2.088 इंटू 10.9 पास्कल दे रखी थी। रो यानी पानी की बात कर रहे हैं तो रो की कितनी आएगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। बाय पुटिंग द वैल्यूज पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इनसाइड द वाटर। V स्टैंड्स फॉर, पहला क्या करा मैंने पता, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनसाइड द वाटर पता करा, इसमें वैल्यूज पुट करी, कितनी आई 1445 मीटर पर सेकेंड। V की वैल्यू कितनी आ रही है 1445 मीटर पर सेकेंड, मुझे वेलोसिटी मिल गई। नाउ आई कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इनसाइड वाटर पता करते हैं हम लोग। चलो क्या होता है, F इक्वल्स टू V बाय लैम्डा, ठीक है, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इनसाइड वाटर, जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट करा यहाँ पे। तो n इक्वल्स टू V बाय लैम्डा, V की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे दे रखी, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन व्हाट वी गेट, मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज, कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इनसाइड वाटर, दैट इज 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम यहां पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पे सोर्स और मीडियम दोनों मोशन में है, सोर्स और मीडियम दोनों मोशन में है, ठीक है, किसमें, पानी के अंदर देखते हैं, ये सब चीजें गिवन है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, एज वी नो सोर्स एंड मीडियम both are in motion, ठीक है, सोर्स और मीडियम both are in motion, therefore apparent frequency ठीक है, what we have to find the apparent frequency, क्या पता करना है हमें यहाँ पे, apparent frequency that is n dash, ठीक है, apparent frequency चलो is given by, तो ये n डैश लिखा मैंने, n डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ब्रैकेट v प्लस डब्ल्यू अपॉन v प्लस डब्ल्यू माइनस यू, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, जबकि मुझे पता है सिंस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है रिसीवर इज केप्ट डाउनस्ट्रीम, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, सोर्स इज अप्रोचिंग इट, ठीक है, ये दे रखा है मुझे, अब मैं यह वैल्यूज पुट करूंगा जिससे मुझे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। चलो ठीक है, बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन अबाव इक्वेशन, ठीक है, इन अबाव इक्वेशन क्या है, एन डैश कितना आया 1447 अपॉन 1437, इसको सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यूज पुट करी मैंने, ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं एन डैश कितना है, एन डैश इक्वल टू वी कितना है, वी कितना दे रखा है मुझे, वी कितना आया था मेरा वी आया था, दैट कम्स आउट टू बी, वी आया मेरा 1445 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी कितना आया 1445, ठीक है, v प्लस यू 1445 प्लस w कितना है 2 माइनस u कितना है 10, ये सब पुट कर दिया मैंने, मेरे पास क्या निकल गया है 1447 अपॉन 1437 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर इंटू n करते हैं, ठीक है, इंटू n कितना है 10 टू पावर 5, ठीक है, एन डैश इक्वल टू क्या होगा v प्लस डब्ल्यू अपॉन v प्लस डब्ल्यू माइनस यू होल इंटू n, ठीक है, तो एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1.00696 इन 10 टू पावर 5। इसको अगर मैं 10 टू पावर 5 को इस डेसिमल से
कैंसिल करता हूं तो मेरे पास n डैश की वैल्यू कितनी आएगी? दैट कम्स आउट टू बी 100696 हर्ट्स। तो देखिए हम लोग सही हैं या फिर गलत? Yes, the option A matches the answer. The option A is 100696 hertz. A particle of mass 3 kg, एक पार्टिकल है 3 kg का, इसका मास 3 kg दे रखा है, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4y माइनस 3x इक्वल्स टू 2। ठीक है, 4y माइनस 3x इक्वल्स टू 2 विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी दे रखी है। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज, ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड? द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। ये कुछ डायग्राम दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम सबसे पहले चीज मुझे नजर आ रही है कि यहाँ पे जो 4y माइनस 3x इक्वल टू 2 है, उसको खोल के y के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2 कर दिया इसको, ठीक है, इंटरचेंज करके। तो y की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। सिमिलरली यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, आप देख सकते हो। तो यहां सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, हम यहां सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे हमारा एंगुलर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन। चलो देखिए कर सकते हैं हम लोग। ये कुछ हमें यहां पे दे रखा है डायग्राम इस तरह का। दिस इज द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस गिवन इक्वेशन से हम पहले इसको y के टर्म्स में बना चुके हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 3/4x प्लस हाफ। बहुत बढ़िया। अब यहां सबसे पहले क्या निकालूंगा? मैं स्लोप निकालूंगा, ठीक है। स्लोप निकालते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? स्लोप का। स्लोप इक्वल्स टू m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, tan थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। This is the formula to this is the way you can remember the sin theta, cos theta and tan theta, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया? बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर दिस इज योर थीटा, तो परपेंडिकुलर दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा, दिस इज योर परपेंडिकुलर हाफ and this is your base 2/3, that comes out 3/4। and what is there? tan theta equals to 3/4 stands for 37 डिग्री। थीटा कितना है मेरा? 37 डिग्री, ठीक है। तो मुझे यहां से थीटा मिल गया जो कि कितना आ रहा है? 37 डिग्री। अब मैं यहां पे पता करूंगा, यहां पे पता करते हैं cos थीटा के बारे में, ठीक है। cos थीटा के बारे में, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, दैट कैन बी रिटन एज बेस कितना है? अब ये थीटा की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थीटा। तो यहां से cos थीटा निकाला जाएगा, बेस दैट इज r परपेंडिकुलर अपॉन हाफ। तो यहां से मेरा कितना आ गया? r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? दैट कम्स आउट टू बी हाफ cos थीटा। r परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन। r परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो यहां से इस r परपेंडिकुलर की मदद से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल्स टू mv r परपेंडिकुलर, ठीक है, mv r परपेंडिकुलर। तो देखिए r परपेंडिकुलर निकाला मैंने, ठीक है। मुझे cos थीटा निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू r परपेंडिकुलर अपॉन हाफ। r परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाफ cos थीटा। थीटा कितना दे रखा है मुझे? 37 डिग्री। तो cos 37 डिग्री की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, तो हाफ, इसको सॉल्व करा तो मेरा r परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। ये मैंने निकाल लिया। r परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये है। अब मैं यहां से एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, L इक्वल्स टू mv r परपेंडिकुलर से। चलो, ये मेरा क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द वे यू कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूला है इसका। बाकी मैंने वैल्यूज पुट करी। m की वैल्यू कितनी है? 3 kg दे रखी है। v की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। r परपेंडिकुलर मैं निकाल चुका हूं 0.4। यहां से l की वैल्यू कितनी आती है? दैट कम्स आउट टू बी 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, चलो, मीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि
मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? दैट इज योर वेलोसिटी एंड मीटर इज अ यूनिट ऑफ आर परपेंडिकुलर, तो मीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड। चलो, तो 6 kg मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आ गया। अब इसका एक और तरीका है, ठीक है, लेट्स डू इट। ऑल्टरनेट मेथड, सेम चीजें गिवन है, सेम डायग्राम गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड में हम क्या कर सकते हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। What we are going to find the distance of line from the origin। कैसे पता करेंगे यहाँ पे? That is r mod, ब्रैकेट में क्या आ रहा है? -3, ठीक है। These are the coordinates into 0 plus 4 into 0 -2 mod upon under root 4 square plus 3 square। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 2/5 मीटर, 2/5 मीटर, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू आ गई, अब मैं क्या लगा सकता हूं? एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला लगा सकता हूं, दैट इज एमबी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। एमबी आर परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकालना है मुझे यहां से। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एल क्या आ गया? एम वी आर परपेंडिकुलर। एम की वैल्यू कितनी है? 3, वी की वैल्यू कितनी थी? 5, कितना आ गया? 2/5। इसको सॉल्व करते हैं, 5 गया, कितना आ रहा है? 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एल की वैल्यू कितनी आ रही? 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए हम लोग सही है या गलत? यस, द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। A stretched wire fixed at both ends, ठीक है। स्ट्रेच्ड वायर है, दोनों एंड से फिक्स्ड है, इज ऑसिलेटिंग इन थर्ड ओवरटोन मोड। किस मोड में कर रहा है ये? थर्ड ओवरटोन मोड में ऑसिलेट कर रहा है। व्हाट वी हैव विथ अस इज दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ठीक है। स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की इक्वेशन मुझे दे रखी है, y इज इक्वल टू a sin 6πx sin 20πt, ठीक है। x को मीटर में, t सेकंड में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट आई हैव टू फाइंड ओवर हियर इज लेंथ ऑफ द वायर। चलो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहां दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। ये स्टेशनरी वेव की जनरल इक्वेशन है और ये मुझे गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है। मुझे क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या पता करना है? वेवलेंथ पता करनी पड़ेगी। व्हाट आई हैव टू फाइंड इज वेवलेंथ। चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? के की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं यहां करूं कंपेयर, तो के एक्स विल बी इक्वल टू क्या आ गया? 6πx, एक्स कट गया, के की वैल्यू कितनी आ रही? 6π। और मुझे पता है कि के को हम क्या ले सकते हैं? 2π/λ। तो लैम्डा कैन बी रिटन एज 2π/k, लैम्डा कैन बी रिटन एज 2π/k, इसलिए मुझे के की वैल्यू चाहिए थी। तो कंपेयर करा, मुझे के की वैल्यू चाहिए और कोई वैल्यू मुझे यहां से नहीं चाहिए, इसलिए मैं और चीजें नहीं निकाल रहा हूं। तो के की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली और इस लैम्डा की इक्वेशन में इसको पुट करके लैम्डा भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? 2π/k। कहां से आया? यहां से आया, ठीक है। के की वैल्यू यहां रखते हैं हम लोग, कितनी आ रही है? 6π आ रही है और 2π/6π इक्वल टू 1/3 मीटर। यानी वेवलेंथ कितनी आ रही है मेरी? दिस इज द वेवलेंथ, लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ। कितनी आ रही है? दैट इज 1/3 मीटर। अब मुझे क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। अब यहां पे क्या है? थर्ड ओवरटोन है। क्या है यहां पे? थर्ड ओवरटोन, ठीक है। थर्ड ओवरटोन है और एक ओवरटोन, ठीक है, साइज ऑफ 1 लूप, ठीक है। एक लूप की साइज जो है वो है कितनी? दैट इज योर λ/2। कितनी है? λ/2। यहां पे कितने हैं? कितने लूप्स है यहां पे? 4 लूप्स है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, दैट इज इन थर्ड ओवरटोन कितने लूप्स होते हैं? ओवरटोन मोड
4 loops are present. 4 loops are present. ठीक है, 4 loops are present. मुझे L की वैल्यू निकालनी है. दिस इज L एंड साइज ऑफ वन लूप, साइज ऑफ वन लूप कितना है? लैम्डा बाई 2. तो यहां कितने लूप्स है? 4 लूप्स. तो 4 इंटू लैम्डा बाई 2 कर लेते हैं, जिससे मेरी क्या निकल जाएगी? लेंथ निकल जाएगी. करते हैं. ठीक है, लेंथ क्या हो रही है? दिस इज द लेंथ. वी आर फाइंडिंग द लेंथ. तो 4 लूप्स, तो 4 इंटू लैम्डा बाई 2 दैट विल बी 2 लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करी, कितनी आ गई? दैट कम्स आउट टू बी, दैट इज 2/3. 2/3. 2/3. तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 मीटर. 2/3 मीटर. ठीक है, देखिए हम लोग सही हैं या गलत? यस, द ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 2/3 मीटर. 5 rods, जहां 5 रॉड लगे हुए हैं, ऑफ सेम डायमेंशंस आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर. दे हैव थर्मल कंडक्टिविटीज. थर्मल कंडक्टिविटीज दे रखी K1, K2, K3, K4 एंड K5, क्योंकि 5 रॉड है. When point A and B are maintained at same temperatures, no heat flows through the central rod if. ठीक है, अगर मैं A और B को सेम टेम्परेचर पर रखूं तो नो हीट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल रॉड. सेंट्रल रॉड से कोई हीट फ्लो नहीं करेगी इफ इनमें से कोई कंडीशन अगर मैच करती है. जी ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्या कर सकते हैं? अब क्या बोल रखा है? सेम टेम्परेचर मेंटेन करा. थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी. थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नो हीट फ्लोज बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है. सो हीट फ्लो थ्रू, हीट फ्लो थ्रू, तो हीट फ्लो थ्रू डी टू ए एंड ए टू सी. ठीक है, डायग्राम हमें दे रखा था. ठीक है, तो यहां पे पहली कंडीशन क्या हो रही है? हीट फ्लो थ्रू डी ए is equal to heat flow through AC. ठीक है, अब यहां पे इसका फॉर्मूला रखेंगे हम लोग. ये फॉर्मूला रखा मैंने, क्या आ गया? K3A थीटा डी माइनस थीटा डी ए अपॉन एल इज इक्वल टू K1A थीटा ए माइनस थीटा सी अपॉन एल. इसको सॉल्व करा दोनों को, मेरे पास कुछ ये निकल के आया. इसको मैं मेरी पहली इक्वेशन मान लेता हूं. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन. अब हीट फ्लो कर रही है हमारी, हीट फ्लो करेगी डी से बी और फिर बी से सी. सो ये मेरे सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, दैट इज हीट फ्लो थ्रू डी बी is equals to heat flow through BC. ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है, सेम टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है. ओके, अब मैं फिर से यहां पे फॉर्मूला पुट करूंगा. ठीक है, मुझे कंडक्टिविटीज दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटीज K1, K2, K3 एंड K4 एंड K5. उसी अकॉर्डिंग यहां पे फॉर्मुलेज में इसको K की वैल्यूज को पुट कर रहा हूं. ठीक है, पुट करा. K4A सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, K4A थीटा डी माइनस थीटा बी अपॉन एल. K2A is equals to K2A थीटा बी माइनस थीटा सी अपॉन एल. जब इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है. दिस इज माई इक्वेशन 2. ये मेरी इक्वेशन 2 है. जब इन दोनों इक्वेशन को मैं लेता हूं, तो मुझे पता है कि यहां बोला हुआ है थीटा ए जो है वो थीटा बी के बराबर है. थीटा ए जो है वो थीटा बी के बराबर है. और अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये ऊपर वाला, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है वो कट जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा K1 अपॉन K3 इज इक्वल टू K2 अपॉन K4. ठीक है, अगर मैं ये पुट कर देता हूं दोनों ही इक्वेशन में, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, तो कॉमन निकल के आएगा. कॉमन विल कैंसल ईच अदर. मेरे पास बचेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बच रहा है मेरे पास? K1 अपॉन K3 इज इक्वल टू K2 अपॉन K4. दैट कम्स आउट टू बी K1 इंटू K4 इज इक्वल टू K2 इंटू K3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकल के आएगा. देखिए हम लोग सही हैं या फिर गलत.
Yes, the option B is correct. That is K1, K4 is equals to K2, K3. A gaseous mixture enclosed in a vessel. एक वेसल में gaseous mixture रखा हुआ है, consists of 1 gram mole of a gas A with gamma is equals to 5/3 and another gas B with gamma is equals to 7/5. Gamma is the ratio of Cp by Cv. At the temperature T, the gases A and B do not react with each other. React नहीं करते and are assumed to be ideal. Find the number of gram moles of the gas B if gamma for the gaseous mixture is 19/3. तो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे गिवन है, निकालना क्या हमें? Find the number of gram moles of the gas B. देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे. यहाँ मुझे दे रखा है म्यू ए कितना दे रखा है, दैट इज 1 ग्राम मोल. ठीक है, गामा 5/3. अब मैं 1/1 निकालूंगा, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए और फिर मिक्सचर के लिए. ठीक है, तो मुझे पता है कि फॉर आइडल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ये मेरी पहली इक्वेशन होगी. सिमिलरली मुझे ये भी पता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है, Cp/Cv. जब ये दोनों का यूज करता हूं मैं इक्वेशन का, तो मुझे ये मिलता है गामा -1 इक्वल टू R/Cv. गामा -1 इक्वल टू R/Cv. ठीक है, यहां से मैं Cv निकाल लेता हूं, तो मेरे पास ये निकल के आया, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. ये क्या लिखी जा सकती है, Cp/Cv -1 इज इक्वल टू R. ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या होता है गामा, तो ये हो गया गामा -1 इक्वल टू R. ठीक है, बाय Cv. ठीक है, बाय Cv. ओके, Cv की वैल्यू यहां से निकाली जा चुकी है, दैट विल बी Cv इक्वल टू R बाय गामा -1. नेक्स्ट, ये पहला स्टेप हो गया. अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इन द अबव इक्वेशन, गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. पहले ए के लिए कितना है, कितना दे रखा है, 5/3 दे रखा है, पुट कर दिया मैंने. ठीक है, पुट करा तो मेरा 3/2 आ रहा है. अब मैं बी के लिए पुट करता हूं. बी की गामा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 7/5. कितना बोल रखा था, 7/5. तो इस इक्वेशन में बस गामा की वैल्यू पुट करनी है हमें. Cv फॉर ए एंड Cv फॉर बी निकल के आ जाएगा, दैट इज 5/2 R. अब मिक्सचर का निकालते हैं, मिक्स करना है. कितना रखा था, 19/3, 13. 19/13 गामा की वैल्यू दे रखी थी, पुट करा तो मेरे पास ये तीन चीजें निकल के आ गई. ठीक है, ए के लिए भी बी के लिए भी, और दोनों को मिक्स करा तो भी निकल के आ गया. ठीक है, इनका यूज अब हम करेंगे. ओके, ये चीजें मैंने अभी निकाली. ठीक, अब व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, by conservation of energy. कंजर्वेशन एनर्जी से क्या होगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा यू बी. अब यहां यूज करूंगा फॉर्मूला में इसका इंटरनल एनर्जी का यूज करते हैं. मिक्सचर के लिए, मिक्सचर डेल्टा यू स्टैंड्स फॉर मिक्सचर एंड डेल्टा यू ए फॉर ए, गैस ए, एंड डेल्टा यू बी फॉर गैस बी. तो वहां पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, क्या आ गया मिक्सचर के लिए, म्यू ए प्लस म्यू बी Cv मिक्स डेल्टा टी. ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू ए Cv फॉर ए प्लस म्यू बी Cv फॉर बी, ब्रैकेट डेल्टा टी कॉमन है यहाँ पे. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. Cv मिक्स निकालना है मुझे. ठीक है, Cv मिक्स, तो वैल्यूज पुट करी मैंने बाय पुटिंग द वैल्यूज. वी गेट, क्या मिल रहा है, 13/6 R निकाला था मैंने अभी. फिर वैल्यूज पुट करी मैंने Cv की और Cv फॉर A एंड Cv फॉर B की. ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करूंगा इसको. जब सॉल्व करूंगा इसको तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए जरा, 13 + 13n इज इक्वल टू 9 + 15n. इसके बाद ये स्टेप आ रहा है हमारा. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ये कितना हो गया, 13 - 9, 13 - 9, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 इज इक्वल्स टू 2n. n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2. n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2. ठीक है, तो देखिए हम लोग सही हैं या गलत. यस, द ऑप्शन बी इज करेक्ट. वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कितना आ रहे हैं,
ऑफ गैस बी 2, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स यानी दैट इज 2 ग्राम मोल्स. ओके, द ऑप्शन बी इज करेक्ट. Rods of same length and area of cross-sectional but of thermal conductivities K, 2K and 3K are connected in series in the same order. Free end of the first rod is at 0 degrees Celsius and free end of third rod is at 50 degrees Celsius. In steady state, temperature difference across the middle rod is. क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है बेटा कि 3 रॉड है जिनका लेंथ और उनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम है, बट उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट है, यानी कि K, 2K एंड 3K हमें गिवन है. और बोला हुआ है कि तीनों रॉड्स को हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, और उसके एक एंड पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है और लास्ट वाले एंड पे कितना है, 55 डिग्री है. ठीक है जी, 55 डिग्री सेल्सियस है. ठीक, इतना समझ में. ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमसे पूछा गया है क्या कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ बीच वाली रॉड में, फर्स्ट रॉड ये, सेकेंड रॉड ये और थर्ड रॉड ये, तो ये सेकेंड वाली जो रॉड है इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछी गई है. ठीक है, अब यहाँ पे काम की बात क्या है बेटा, काम की बात ये है क्योंकि तीनों रॉड जो है सीरीज में कनेक्टेड है. जब सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे हीट जो 1 में होगी वही 2 में होगी और वही 3 में होगी और वही टोटल हीट के बराबर होगी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे क्योंकि तीनों क्या है, स्टेडी स्टेट में है और सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक, तो ये चीज है. अब बात करते हैं हीट की. हीट का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा टी अपॉन आर, थर्मल रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है L अपॉन K. तो मैं इसको लिख सकती हूँ H इज इक्वल टू KA डेल्टा टी अपॉन L. ठीक है जी, बट यहाँ पे तो हमारे पास 3 रॉड्स है तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, H जो होगा ना हमारा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट. ठीक है, अब ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा ये सोच रहे होंगे आप. तो आर इक्विवेलेंट जो है ना बेटा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है. इसका R1 हो गया, इसका R2 हो गया और मान लेते हैं इसका R3 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. अब ये R1 क्या है, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसका ये दे रखा है L अपॉन KA. ऐसे ही R2 हो जाएगा हमारे पास L अपॉन 2KA और R3 हो जाएगा हमारे पास L अपॉन 3KA. और इन तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उससे हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 55 माइनस 0 अपॉन आर इक्विवेलेंट. क्या यही होगा, यहां से हमारे पास H की वैल्यू निकल जाएगी. अब हम यहाँ पे दो इक्वेशन, हमें क्या निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है हमें. ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन बन रही है बेटा, आराम से यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगी, हमको 2 से ही काम होगा. एक तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, H1 इज इक्वल टू H2, और एक हम कंपेयर कर लेंगे H1 इज इक्वल टू H3. ठीक है, ये तो था पहला मेथड. दूसरा मेथड क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ. दूसरा मेथड वो होगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि H इज इक्वल टू H2 है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू H है. ठीक है, तो क्या मैं H इज इक्वल टू H2 से डायरेक्ट T2 माइनस T1 निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं. देखो कैसे, तो आते हैं अपने सोल्यूशन पे. सबसे पहला मेथड, ठीक है, जहां पे हमने किया है H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3. ठीक है, या इसको हटा देते हैं अभी. ठीक है, H क्या है, टोटल हीट जो यहाँ से आ गया. ठीक है, तो H1 इज इक्वल टू H2, यहाँ पर है H1, यहाँ पर है H2 और यहाँ पर है H3. ठीक है, यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा T1 माइनस 0 अपॉन R. ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन R और यहाँ पे हो जाएगा 55 माइनस T2 अपॉन R. ठीक है, R1 R2 R3 मैंने आपको बताया है अभी R1 R2 R3 की वैल्यू क्या क्या है. ठीक है, तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो इक्वेशन अब जो हमारे पास बची है वो क्या बच गई देख लेते हैं. T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 355 माइनस T2. ये इक्वेशन है बेटा. ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, उससे एक वैल्यू आ जाएगी, T1 है यहाँ पे. ठीक है,
और एक बार हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कौन कौन से दो वेरिएबल? T2 माइनस T1, एक तो T2 है और एक T1। अगर T2 और T1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आराम से दोनों का डिफरेंस यानी कि कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस हम बता सकते हैं। तो देखो आगे चलते हैं, सॉल्व किया हमने इसको, K से K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बननी है वो क्या बनी? देखो ये तीन इक्वेशन है यहाँ पे, सॉरी एक इक्वेशन है 3 इंटू 55 माइनस T2 यानी कि ये, 2 इंटू T2 माइनस T1 यानी कि ये, और इक्वल्स टू T1 यानी कि ये। क्या सही किया है हमने? बिल्कुल। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, तो कंपेयर करने से सॉल्व करेंगे इसको, तो T2 इज इक्वल्स टू 3/2 T1 आया, ठीक है। अब एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेटिंग वन इक्वेशन विद दिस, ठीक है। तो यहां से हमने कंपेयर किया और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? T1 और T2 की वैल्यू। T1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है यानी कि T2 माइनस T1 जो है वो कितना आ गया? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। ये तो था पहला मेथड। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड क्या है कि जहां पे मैंने हीट इज इक्वल टू H2 कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है वो किसके बराबर होगी? जितनी हीट यहाँ पे होगी, भाई यहां से लेके यहां तक उतनी ही हीट फ्लो होगी जितनी यहां से लेके यहां तक में होगी, ठीक है। तो बस वही हमें करना है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, हमको पता है ये चीज। तो अगर मैं H की बात करूं बेटा, तो H इज इक्वल टू डेल्टा T यानी कि 55 माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा R इक्वलेंट यानी कि L अपॉन KA प्लस L अपॉन 2 KA प्लस L अपॉन 3 KA, ठीक है। और H2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन ये, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R2 की वैल्यू बताई थी L अपॉन 2 KA। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से भी हमारे पास T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो ऑल्टरनेट मेथड क्या यही है? बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया हमने। अब कुछ नहीं बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखो इधर R2 है, R2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। यहाँ से इसको कैंसिल, L के पूरे में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास कितना? देखो यहाँ पे 55 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू डेल्टा T2 यानी कि T2 माइनस T1 अपॉन 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं। देखो सॉल्व करते हैं, डेल्टा T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास कितनी? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चेक किया हमने, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। Two particles A and B are moving on two concentric circles of radii R1 and R2 with equal angular speed omega at t is equals to 0. Their positions and direction of motion are shown in the figure. The relative velocity VA vector minus VB vector at t is equals to pi by 2 omega is given by. क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, A and B, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे उनकी जो डायरेक्शन है, मूव करने की जो डायरेक्शन है वो हमें दे रखी है, और ये कहाँ मूव कर रहे हैं? ये दो कोसेंट्रिक सर्कल पे मूव कर रहे हैं, जिसका रेडियस, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, ठीक है जी। हमसे पूछा है कि बताओ, हमें पूछा गया है कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि VAB हमसे पूछा गया है क्या होगी जब ये इतना ट्रेवल कर चुके होंगे, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो वेलोसिटी जो होती है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये मूव किधर है, इनकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो किधर होगी इस टाइम t पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी? ध्यान से देखें, थीटा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कवर किया है इतने टाइम में, दोनों ने, ठीक है। दोनों के लिए एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है? सेम है, ओमेगा है, और टाइम भी हमको इसी टाइम के लिए निकालना है, तो वो भी सेम हुआ। थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो थीटा ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। टी कितना है? पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो कितना हो गया? पाई बाई 2। किधर, किस डायरेक्शन में? पाई बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कौन? ए वाला, ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं थीटा बी की, देखो पाई बाई 2 घूम के ये कहां चला जाएगा? यहां से यहां,
तो अब ए वाला जो पार्टिकल है वो आ गया यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है। ऐसे ही बी वाले के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू पाई बाई टू ओमेगा विच इज पाई बाई टू, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो इस घूम किधर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब पाई बाई टू घूमा होगा तो घूम के यहां पहुंचा होगा बेटा, और इसकी इस वक्त डायरेक्शन कितनी इधर होगी, वी बी वेक्टर, ठीक है। इतने ही टाइम पे पूछा है, वी ए आ गया, वी बी आ गया, इनकी डायरेक्शन हमें पता चल गई। तो अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को प्लस मानती हूं तो इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया क्लॉकवाइज, क्या आ गया, क्लॉकवाइज, यानी कि ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि बी जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है जी। अब वी ए वी बी निकालना है हमें, तो अगर मैं वी ए की बात करूं, वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर ओमेगा, क्या होता है, आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं वी ए की बात करूं बेटा, तो वी ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, वी ए इज इक्वल टू, वी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वन ओमेगा आई कैप, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ही वी बी जो होगा वो हो जाएगा माइनस आर टू ओमेगा आई कैप, ठीक है, सिंपल। आ गया अभी हमारे पास, वी ए आ गया, वी बी आ गया, क्या करना है, माइनस लगाना है, दोनों का रिलेटिव निकालना है, तो वी आ गया, वी बी आ गया, सॉल्व करेंगे आगे, तो ओमेगा बाहर, आर टू माइनस आर वन आई कैप, ये हो गया हमारा आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सिंपल।